यस, बात है बन। किस में मार्क्स मिल गया तुम्हारे को? फिजिक्स का नहीं, अच्छा केमिस्ट्री का। ओके। अच्छा हाँ, आज तो बहुत सारे बच्चे कम रहेंगे क्योंकि आज सब लोगों को केमिस्ट्री का भी क्लास है इवनिंग में। तो अचिन नहीं रहेगा, अर्णव नहीं रहेगा और अभिजय भी नहीं रहेगा। हेलो, है ना। सो विल बी स्टार्टिंग विथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जब भी पूछा जाएगा, नॉर्मल टेंडेंसी रहता है टू राइट अबाउट दी गॉसेस लॉ। ये तुम्हारे को ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब गॉसेस लॉ जो है वो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करता है, लेकिन गॉसेस लॉ इज स्पेसिफिकली अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज्ड सरफेस। सिर्फ क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करता है। एंड इन जनरल जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो जाता है? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जैसे ही बात किया जाएगा, पूछा जाएगा, तो ब्लाइंडली हमारे को गॉसेस लॉ नहीं लिख देना है, उससे मार्क कट हो जाएगा। ठीक है, सो इस चीज को लेकर के केयरफुल रहना है। गुड इवनिंग हिमानी। ओके, सो ये हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक field lines passing through a given area. ऑल राइट, मैथमेटिकली क्या हो जाता है तुम्हारा? फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। हाँ, तो इसी को हम लोग लिख देंगे ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। एंड ये वाला फॉर्मूला तब रहेगा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, व्हेन ई इज कांस्टेंट। अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे? फ्लक्स को इंटीग्रेट करेंगे। छोटे छोटे सरफेस, पूरे एरिया को छोटे छोटे सरफेसेस में, मतलब छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करेंगे। हर एक एरिया से एसोसिएटेड फ्लक्स निकालेंगे और उसे ऐड कर देंगे। फ्लक्स जो है वो तुम्हारा एक स्केलर क्वांटिटी है। ऑल राइट, सो फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा तुम्हारा ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। छोटे छोटे डी ए एरियाज, मतलब कि छोटे छोटे एरियाज में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, हर एक एरिया से एसोसिएटेड फ्लक्स निकाल रहे हैं और उससे इंटीग्रेट कर रहे हैं। ऑल राइट, ये हो जाएगा व्हेन ई इज नॉन यूनिफॉर्म। कोई डाउट? ओके, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट हो जाएगा तुम्हारा इसका न्यूटन पर कूलम हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट, और एरिया का एसआई यूनिट हो गया तुम्हारा मीटर स्क्वायर। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये तुम्हारा एक स्केलर क्वांटिटी है। अब एरिया वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। एरिया वेक्टर क्या हो जाता है? वेक्टर है तो उसके पास डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड है। तो एरिया वेक्टर के केस में अगर मैंने एक रैंडम सा एक सरफेस एरिया ले लिया, ये वाला एरिया जो है ये तुम्हारा एक ओपन एरिया है। ओपन एरिया का मतलब हो गया एक ऐसा एरिया विच इज नॉट एनक्लोजिंग अ डिफाइंड वॉल्यूम विद इन इटसेल्फ। ठीक है, सो जब तुम्हारा ओपन एरिया रहता है, ये तुम्हारा केस हो गया ओपन एरिया का। जब ओपन एरिया रहता है यहाँ पर वी आर फ्री टू चूज दी पॉजिटिव नॉर्मल। एरिया वेक्टर जो है वो क्या है? उसके पास डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या होता है उसका? परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया में देयर आर टू परपेंडिकुलर्स पॉसिबल, एक अपवर्ड परपेंडिकुलर और एक डाउनवर्ड परपेंडिकुलर। अब अगर तुमने अपवर्ड परपेंडिकुलर को अपना पॉजिटिव नॉर्मल माना है तो डाउनवर्ड वाला हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव नॉर्मल। डाउनवर्ड को अगर पॉजिटिव मानोगे तो ऊपर वाला हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव। ओपन एरिया के केस में यू आर फ्री टू चूज योर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक है, लेकिन क्लोज एरिया अगर रहेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक स्फीयर है, ये कैसा है? ये क्लोज एरिया है, एज इन इट इज एनक्लोजिंग अ डिफाइंड वॉल्यूम विद इन इटसेल्फ। ऑल राइट, तो ये तुम्हारा कैसा एरिया हो गया? क्लोज्ड एरिया। क्लोज एरिया के केस में यू हैव अ स्पेसिफिक कन्वेंशन, और वो कन्वेंशन ये कहता है कि तुम आउटवर्ड नॉर्मल को ही अपना पॉजिटिव नॉर्मल मानोगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो इस नॉर्मल के अलोंग हो जाता तुम्हारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, एंड एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड वुड बी इक्वल टू द सरफेस एरिया। जो भी हमने एरिया चूज करा है उसके एरिया के बराबर हो जाएगा द मैग्नीट्यूड। एनी डाउट? क्लोज एरिया के केस में यू डू नॉट हैव द लिबर्टी टू चूज द डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन। तुम्हारे को आउटवर्ड नॉर्मल को ही अपना पॉजिटिव डायरेक्शन मानना है।
ओपन एरिया के केस में यू हैव द लिबर्टी टू चूज द पॉजिटिव नॉर्मल का डायरेक्शन। तनिषा, हिमानी, क्लियर है? ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इस तरीके से। लेते से कि हमारे पास एक सरफेस एरिया है, उसके एरिया वेक्टर को मैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव नॉर्मल मान रही हूँ और ऊपर की तरफ पॉइंटेड है एरिया वेक्टर, एंड फील्ड जो है वो भी तुम्हारा ऊपर की तरफ है। तो इन दिस केस तुम्हारा फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स वुड बी इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, यानी कि तुम्हारा फ्लक्स जो है वो तुम्हारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब यही हो गया कि यहाँ पर एरिया वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में तुम्हारा फील्ड लाइन है। ठीक है, अब दूसरा केस ले लेते हैं। एरिया, ये सरफेस एरिया में सेम ही चूज करी हुई है, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ ही है। इस बार फील्ड जो है वो तुम्हारा नीचे की तरफ है। सो यहां पर जो तुम्हारा फ्लक्स होगा वो हो जाएगा ई ए कॉस ऑफ 180 डिग्री। कॉस ऑफ 180 इज माइनस, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस ऑफ ई ए। सो नेगेटिव फ्लक्स का सिंपल मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पियर्स कर रहा है सरफेस एरिया को, वो हमारे अस्यूम पॉजिटिव डायरेक्शन के उल्टे डायरेक्शन में फील्ड लाइन जो है वो उसको पियर्स कर रहा है। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंडीशन आ जाता है ऐसा, ये तुम्हारा एरिया वेक्टर है और इधर तुम्हारे फील्ड लाइंस इस तरीके से पास हो रहे हैं। इस केस में क्या तुम्हारा फील्ड लाइन पियर्स कर रहा है इस सरफेस को? फील्ड लाइन जो है वो कैसा है, ये तुम्हारा एरिया वेक्टर है और फील्ड लाइन इस तरीके से जा रहा है, तो पियर्स नहीं कर रहा है, उसको ग्रेस करता हुआ जा रहा है। तो कोई भी फील्ड लाइन पियर्स नहीं कर रहा है, तो टेक्निकली अगर हम लोग विजुअलाइज करें तो कोई भी फील्ड लाइन पियर्स नहीं कर रहा है, तो इसका फ्लक्स भी क्या आना चाहिए? 0, क्योंकि फ्लक्स क्या है? इट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया एज इन पियर्सिंग द एरिया। यहाँ पर कोई भी फील्ड लाइन पियर्स नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है। सो यहाँ पर जो तुम्हारा फ्लक्स होगा वो हो जाएगा ई ए cos ऑफ 90 डिग्री। सो दिस वुड बी इक्वल टू 0। तो मैथमेटिकली भी ये 0 ही आ रहा है। ठीक है, ओके, है ना? तो ये तो हो गया हमारा फ्लक्स का कहानी। अब फ्लक्स के केस में जो है एक इंपॉर्टेंट लॉ आ जाता है, गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ तुम्हारा जहां पर भी तुम्हारे को यूज करना होगा, एक तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हुआ रहेगा स्टेट गॉसेस लॉ, तभी जाकर के तुम गॉसेस लॉ के बारे में बोलोगे। फ्लक्स के बारे में पूछा है तो तुरंत ही गॉसेस लॉ के बारे में नहीं लिखना है, तुम्हारे को ध्यान से देखना है कि क्या पूछा है। गॉसेस लॉस, ये वाला जो लॉ है, इट स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज्ड सरफेस, एक ऐसा सरफेस जो अपने विद इन एक वॉल्यूम को एनक्लोज कर रहा है। ऑलराइट, सो यहाँ पर तमन्ना ऑनलाइन रहेगी क्या? केमिस्ट्री में आई थी, केमिस्ट्री का क्लास था आज, तुम लोग आई थी वहां पे? अच्छा, तुम लोगों का तो तरु मैम के पास है ना? एनीवे, ओके, सो अब हम लोग बात करेंगे अबाउट गॉसेस लॉ। ठीक है, तो गॉसेस लॉ के केस में तुम्हारा क्या हो जाता है? फ्लक्स एसोसिएटेड, ये क्या स्टेट करता है? दैट फ्लक्स एसोसिएटेड with a closed surface, flux associated with a closed surface is equal to the charge enclosed by epsilon naught। कोई आया है क्या? चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो यहां पर अगर तुम्हारे पास कोई भी सरफेस है, बाहर कहीं अगर चार्ज रहता है, लेट अस से तुम्हारे पास एक चार्ज है बाहर Q1, ये पॉजिटिव नेचर का है, तो क्या होगा? इसके पास से फील्ड लाइंस जो निकलेंगी वो इन्फिनिटी तक जाएगा, ऐसा तो नहीं बीच में कहीं टर्मिनेट कर जा रहा है। तो बाहर वाले चार्ज की वजह से तुम देख सकते हो यहाँ पर जितने फील्ड लाइन एंटर कर रहे हैं उतने ही फील्ड लाइंस एग्जिट भी कर जा रहा है। तो इसकी वजह से फ्लक्स क्या हो जाएगा? एसोसिएटेड विद क्लोज सरफेस 0, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एग्जिटिंग द सरफेस। तो आउटर चार्ज का फ्लक्स में किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन नहीं आ पाता है।
ऑलराइट। लेकिन यही अगर चार्ज हमारा अंदर रहे तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, अगर अगेन मैं कहीं पर भी मैं चूज कर रही हूँ, सिमेट्रिकल हो वो जरूरी नहीं है। अगेन ये तुम्हारा पॉजिटिव नेचर का है, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, फील्ड लाइंस इस तरीके से निकल रहे होंगे। तो इस सरफेस से फील्ड लाइंस जो है वो सिर्फ निकलता हुआ हमारे को नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर तुम्हारे पास फ्लक्स आएगा। तो फ्लक्स जो तुम्हारा एसोसिएटेड रहता है विद क्लोज सरफेस, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द चार्ज एनक्लोज्ड विद द सरफेस। कोई डाउट किसी को? ऑलराइट, सो यहाँ पर हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन। ये जो तुम्हारा सर्कल है वो क्या शो कर रहा है कि हम लोग इंटीग्रेशन ऐसे सरफेस पर कर रहे हैं जो कि तुम्हारा क्लोज्ड है। ऑलराइट, दिस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब देखो यहाँ पर क्या क्या पूछता है। ये जो तुम्हारा फील्ड है वो किसकी वजह से, ये फील्ड जो तुम्हारा एलएचएस में है ना, दिस फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, चाहे वो फील्ड बाहर वाले चार्ज की वजह से हो, चाहे वो फील्ड अंदर वाले के चार्ज की वजह से हो। लेकिन आरएचएस में जो चार्ज आ रहा है वो खाली चार्ज एनक्लोज्ड है। रीजन हमने अभी अभी देखा, बाहर वाले चार्ज की वजह से ऐसा तो नहीं कि फील्ड नहीं आ रहा है, फील्ड तो हर एक पॉइंट पर है ही, है ना। लेकिन उस फील्ड की वजह से जो फ्लक्स है वो तुम्हारा नेट फ्लक्स थ्रू दी क्लोज सरफेस जीरो हो जा रहा है, क्योंकि जितने फील्ड लाइन एंटर कर रहे हैं उतने ही फील्ड लाइन एग्जिट कर जा रहा है। सो व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग E dot ds along a closed surface, तो इन दैट केस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स जो है वो जीरो हो जा रहा है, लेकिन फील्ड जो है वो तो तुम्हारा क्रिएट हो ही रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम लोग फील्ड जो है वो खाली अंदर वाले चार्ज की वजह से कंसिडर कर रहे हैं, बाहर वाले चार्ज की वजह से भी, सारे चार्जेस की वजह से ही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज तुम्हारे से पूछा भी जा सकता है। सो यहाँ पर जो है तुम्हारा असर्शन रीजन में आ सकता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे को खाली चार्ज एनक्लोज की वजह से मिल रहा है या फिर खाली आउटसाइड चार्ज की वजह से मिल रहा है। दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। फील्ड जो हमारे को मिलता है इट इज बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, चाहे वो बाहर रहे चाहे वो अंदर रहे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में आता है। सो यहाँ पर इस चीज को लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू all the charges in the universe, all the charges present in the universe, present in the universe. all right, और ये वाला तो तुम्हारा एविडेंट है ही कि इट इज ओनली द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। ठीक है, क्या गॉसेस लॉ सिर्फ सिमेट्रिकल, बोलो बोलो। मीडियम, मीडियम के ऊपर भी तो तुम्हारा डिपेंड करता है। फ्लक्स जो है, फील्ड लाइंस जो है वो तुम्हारा ये जो तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट है, इट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। यहाँ पर हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो वैक्यूम के केस में बात कर रहे हैं। सो ये तुम्हारे को मीडियम के बारे में तुम्हारे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, मैं ये पूछ रही थी कि क्या गॉसेस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिमेट्रिकल सरफेस। गॉसेस लॉ तुम्हारा खाली सिमेट्रिकल सरफेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हमारे लिए यूजफुल इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हमारे को इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन मेरा सिंपल हो जाता है अगर हम लोग सिमेट्रिकल सरफेस चूज करें तो। ऑलराइट, तो गॉसेस लॉ तुम्हारा हमेशा एप्लीकेबल रहेगा, चाहे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल रहे चाहे अनसिमेट्रिकल रहे। क्या वर्ड होता है, एसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, ओके, एसिमेट्रिकल होता है ना। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल रहे चाहे एसिमेट्रिकल रहे, इन ईदर केस तुम्हारा गॉसेस लॉ जो है वो एप्लीकेबल रहेगा। एसिमेट्रिकल दो अलग वर्ड होते हैं, एसिमेट्रिक अलग वर्ड होता है, अन होगा, ओके फाइन, ठीक है। तुम्हारे को समझ में आ रहा है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सिमेट्रिकल नहीं है, हर तरफ से इक्वल जैसा। हाँ, प्राउड, आई एम प्राउड CBSE, आई एम थैंकफुल कि मैं CBSE में थी। इतना ज्यादा भयंकर अंग्रेजी नहीं पढ़ना पड़ा मुझे, आई एम वेरी हैप्पी। यस, हाँ, तुम्हारा प्रैक्टिकल का मैं मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा धृति के साथ करवा दूंगी। धृति कब आ रही है, कल आ रही है, तो 15th एंड 16th, वो 17th को चली जा रही है। और कोई भी फ्री है क्या 15th और 16th मॉर्निंग को? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यस यस यस, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है।
मेरे पास, अदरवाइज ये फिर ये तुम्हारा इसके बाद जो भी होगा वो 28th के बाद होगा। वाइवा का तो तुम मेरे से ऐसे ही पूछ लेना, मैं तुम्हारे को बता दूंगी, अदरवाइज यहाँ पे प्रैक्टिकल्स का 11 है, ठीक है, तो 11 है। तुम लोग ये आईसीएसई का वाइवा नहीं होता, खाली सीबीएसई वालों का होता है वाइवा, कुछ नहीं पूछते। ओके, सब लोगों का ध्यान अब यहाँ पर, यस यहाँ पर ध्यान। ओके, नहीं मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, ये मेरा खाली 11 AM पे ही हो पाएगा। ओके, और वो 2 दिन रहेगा, उस 2 दिन तुम्हारे को आकर के सारे प्रैक्टिकल्स ट्राई कर लेना, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर अब ध्यान दे दो, हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन। अब हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, ठीक है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हो जाएगा ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, है ना। इस तरीके से हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर वायर है जो कि तुम्हारा यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, इस तरीके से तुम्हारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जो कि तुम्हारा यूनिफॉर्मली चार्ज है। सो यहाँ पर फील्ड लाइन कैसा रहेगा तुम्हारा, इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंटेड रहता है, ऑलराइट। एंड लेट अस से कि मुझे एक पॉइंट पी है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इज आर, इस पॉइंट पे मुझे फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या हो गया, हाँ अभी बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ये तो तुम्हारा वायर है ना, इस वायर की वजह से हमारे को फील्ड चाहिए। जब मेरे को फील्ड निकालना है, यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाली हूँ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ अगर मुझे अप्लाई करना है तो मुझे क्या चाहिए रहेगा, एक क्लोज्ड सरफेस चाहिए रहेगा। अपने प्रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस प्रेफर करूंगी, है ना। सो यहाँ पर जो तुम्हारा सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस होगा वो हो जाएगा तुम्हारा सिलेंड्रिकल शेप का, सच दैट कि सिलेंडर के एक्सिस पर लाई कर रहा है ये वायर, है ना। सो यहाँ पर इस तरीके से ये सिलेंडर बना दिया, ये जो तुम्हारा सिलेंडर है ये तुम्हारा गॉसियन सरफेस है, प्रवित एकदम बात नहीं, क्या क्या ओके, तो एच लेंथ का मैंने एक सिलेंडर बना दिया, सिलेंडर के एक्सिस पर ये तुम्हारा वायर लाई कर रहा है। सो यहाँ पर होगा क्या, ये जो तुम्हारा कर्व्ड सरफेस है इसका हर एक पॉइंट इस सिलेंडर क्या कहते हैं वायर से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इस कर्व्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, वो तुम्हारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ऑलराइट। सो अगर हम लोग गॉसेस लॉ यूज करेंगे तो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds would be equal to the charge enclosed by epsilon naught। यहाँ पर तुम्हारा एक टर्म आता है लैम्डा विच इज नथिंग बट दी चार्ज पर यूनिट लेंथ या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी, ऑलराइट। ये हो गया तुम्हारा लीनियर चार्ज डेंसिटी और चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर जो ये तुम्हारा सिलेंडर है इसको हम लोग 3 सरफेसेस में डिवाइड कर सकते हैं, एक जो तुम्हारा कर्व्ड सरफेस है और 2 प्लेन सरफेसेस है, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो तुम्हारा प्लेन सरफेस है उसके ऊपर मैं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले रही हूँ, इसे मैं कॉल कर रही हूँ ds1 वेक्टर, नीचे वाला हो जाएगा तुम्हारा ds2 वेक्टर और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा ds3 वेक्टर। इज दिस पॉइंट क्लियर, ओके। अब तुम्हारा फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, फील्ड का डायरेक्शन जो है वो तो तुम्हारा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इस तरीके से फील्ड का डायरेक्शन शो कर देते हैं, ये तुम्हारा फील्ड हो गया। यहाँ पर नीचे भी शो कर देते हैं, ये तुम्हारा फील्ड हो गया, ये फील्ड हो गया, और इधर भी शो कर देते हैं, या इस पॉइंट के पास भी जो है तुम्हारा फील्ड ऐसा हो गया, ठीक है।
ये अगेन तुम्हारा फील्ड है, ठीक। सो अब इस क्लोज सरफेस को जो है हम लोग 3 ओपन सरफेसेस में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो अब जब हम लोग ये इस इक्वेशन को लिखेंगे तो अब और मैं इस सर्कल, ये वाला सर्कल क्या शो कर रहा था कि हम लोग फ्लक्स जो है एक क्लोज सरफेस के अलोंग निकाल रहे हैं, है ना, एक क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड निकाल रहे हैं। इस क्लोज सरफेस को हम लोग 3 ओपन सरफेस में डिवाइड कर रहे हैं। तो आई विल नॉट यूज दिस सर्कुलर साइन एनीमोर। यहां पर क्या हो जाएगा, ई डॉट ds1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds2 प्लस integration of E dot ds3. This would be equal to charge enclosed by epsilon naught. ठीक है। अब ds1 के पास जो है तुम्हारा फील्ड और ds1 के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ds2 और फील्ड के बीच में भी एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पर तुम्हारे को प्रॉपरली लिखना रहेगा। यहाँ पर मैं सारे स्टेप्स नहीं लिख रही, यहाँ पर लिख दो, ये तुम्हारे दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगे। क्यों? yes, cos theta is equal to cos of 90 degree which is equal to 0। स्टेप बाय स्टेप तुम्हारा वीडियो में अपलोडेड है, ऑलराइट। और कोई भी स्टेप तुम्हारे को अब और स्किप नहीं करना है, इस तरीके से शॉर्ट में नहीं लिख करके जाना है, ये तुम्हारा इस तरीके से रिप्रेजेंट ही नहीं करना है। एक बार हाँ यूट्यूब पे है, चैनल पे अपलोडेड, एक बार गो थ्रू कर लोगे, उसके मदद से जो है ना तुम लोग सारे डेरिवेशंस को नोट कर लो, तो तुम्हारे लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। E डॉट ds3 क्या हो जाएगा, ds3 और E के बीच में एंगल इज 0 डिग्री, ऑलराइट। सो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ E, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ E, मैग्नीट्यूड ऑफ ds3 cos ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू चार्ज एंक्लोज्ड। नाउ ये जो तुम्हारा सिलेंडर है उसका लेंथ h है, तो ये सिलेंडर के विद इन जो तुम्हारा लेंथ ऑफ वायर एनक्लोज है वो भी कितने लेंथ का होगा, h लेंथ का होगा। यूनिट लेंथ पे अगर चार्ज लैम्डा है, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, लैम्डा, तो h लेंथ पर चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू h, है ना। सो चार्ज एनक्लोज वुड बी लैम्डा इंटू h डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फील्ड का जो तुम्हारा मैग्नीट्यूड है वो तो कर्व सरफेस के हर एक पॉइंट पर कैसा है, कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। E इंटीग्रेशन ऑफ ds3 इज इक्वल टू लैम्डा h बाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन ऑफ ds3 तुम्हारे को दे देगा, ऐसे छोटे छोटे ds3 को अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तो इस तरीके ओवर दी कर्व सरफेस, तो तुम्हारे को दे देगा ये दी कर्व सरफेस एरिया, जो कितना हो जाता है 2 पाई r इंटू h, है ना, लेंथ को मैंने यहाँ पर h ले रखा है, तो ये हो जाएगा E इंटू 2 पाई r h विच इज इक्वल टू लैम्डा h बाई एप्सिलॉन नॉट। h से h गायब, सो फील्ड आ गया तुम्हारा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसको k के टर्म्स में अगर लिखना रहे तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सो यहाँ पर से तुम्हारा फील्ड बेसिकली आ जा रहा है 2k लैम्डा बाई r। तो स्ट्रेट वायर के केस में हमारे को क्या देखने को मिल रहा है कि फील्ड जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। क्लियर है? ओके, सो यहां पर देखो तुम्हारे को ग्राफ्स वगैरह भी पूछा जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर, एक सेकंड रुक जाओ बस। क्या E वर्सेस R का तुम्हारे को ग्राफ, हाँ बेटा ये 1/r के प्रोपोर्शनल है, तो उसी के हिसाब से हम लोग ग्राफ बना लेंगे यहाँ पर। 1/r² वो ना तुम्हारा इसमें आएगा भी, क्या कहते हैं, मतलब एक सिमिलर सा ग्राफ रहता है 1/r² और 1/r का, और सेम ग्राफ में ना वो तुम्हारा पोटेंशियल वाले केस में आएगा भी, ठीक है, उसमें मैं तुम्हारे को अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगी। तो यहाँ पर फील्ड का वेरिएशन अगर चाहिए हमारे को विद आर, इधर प्रवित फील्ड का वेरिएशन अगर चाहिए तुम्हारे को विद आर, तो ये तुम्हारा फील्ड का वेरिएशन हो जाएगा, ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। लिख लिया क्या प्रवित? लेकिन ये तुम्हारा बोर्ड्स में आ रखा है, लास्ट ईयर के बोर्ड्स में जो है ना कुछ ऐसे कुछ ग्राफ तुम्हारे को पूछ दिए थे जो तुम्हारे बुक में थे, जो हार्डली पूछे जाते थे, 1 मार्क में बहुत सारे ग्राफ्स आ गए थे, तो स्किप नहीं करना। हाँ अभी तुम्हारा थोड़ा सा उस तरीके का क्वेश्चन पेपर जो है उस तरीके का बनने लगा है ना, एकदम बोर्ड का पेपर भी एकदम तुम खाली डेरिवेशन वगैरह करके चले जाओगे तो ठीक है, पास वास हो जाओगे, लेकिन अच्छा नंबर चाहिए तुम्हें। तुमने फोटो भेजा था,
वो जो सर ने जब बोला था वो बहुत पहले वाला, उसके बाद नहीं, प्री बोर्ड का नहीं भेजा था। प्री बोर्ड कैसा गया तुम्हारा? प्री बोर्ड कैसा गया? निकल गया बस, वेरी गुड। 2 स्किप किए? अच्छा, 2 पेपर स्किप कर, ये तुम्हारा हो गया। ओके, अच्छा अभी इधर देख लो बेटा, बाद में मेरे को सेंड कर देना, अभी इधर। ओके, सेकेंड एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली लार्ज थिन शीट विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज। सो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड infinitely large thin sheet, ठीक है। सो लेट अस से कि हम लोग रैंडम से शेप का शीट कंसिडर कर रहे हैं। रैंडम शेप मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि ये मुझे इनफाइनाइटली लार्ज लग रहा है। इनफाइनाइटली लार्ज का मतलब क्या हो गया? मुझे एजेस दिख ही नहीं रहे, ठीक है। और ये तुम्हारा यूनिफॉर्मली चार्ज है। यहाँ पर जो भी हम लोग चीजों के बाद जिस ये तुम्हारा शीट हो गया, ये सारा सब कुछ जो है नॉन कंडक्टिंग शीट है। ऑलराइट, जैसे कि तुम्हारा पेज हो गया, ये जिस पेपर पे तुम लिख रहे हैं, ये कितना भी पतला हो इसके पास 2 फेसेस है। ऑलराइट, अब अगर नॉन कंडक्टिंग शीट है तो इसका खासियत क्या है कि जहां पर मैंने चार्ज रख दिया, चार्ज वहीं का वहीं रहेगा। ऑलराइट, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सरफेस के खाली एक फेस पे ही हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो अगर इसका हम लोग साइड व्यू देखें, साइड व्यू में मुझे पेपर का क्या दिखेगा? खाली क्रॉस सेक्शन दिखेगा, है ना। तो यहाँ पर इस शीट का क्रॉस सेक्शन इस तरीके से मेरे को ये साइड व्यू दिख रहा है। साइड व्यू में मुझे क्या दिख रहा है कि ये शीट के खाली एक फेस के अलोंग ही तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑलराइट, क्योंकि ये इनफाइनाइटली लार्ज है तो तुम्हारा फील्ड जो है हर जगह तुम्हारा यूनिफॉर्म रहेगा। एंड फील्ड का डायरेक्शन अगेन कैसा रहेगा? इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड की तरफ रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मुझे फील्ड निकालना है, अगेन आई विल बी यूजिंग गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ यूज करने के लिए मुझे 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक क्लोज सरफेस बनाना है मुझे, जिसके ऊपर मैं गॉस लॉ लगाने वाली हूँ। एंड वो क्लोज सरफेस जो है हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम लोग फील्ड निकाल रहे हैं, उसके एकदम सिमेट्रिकल होना चाहिए। सो यहाँ पर भी जो है हम लोग एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो तुम्हारा सिलेंड्रिकल सरफेस रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, सच दैट कि ये जो तुम्हारा शीट है वो इस सिलेंड्रिकल सरफेस के एकदम बीच से पास हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज योर सिलेंड्रिकल सरफेस। फेयरवेल वगैरह कब है तुम लोगों का? 19। और प्रवित तुम लोग का हो रहा है फेयरवेल? कैंसिल है। और प्रियंका का तो शी इज लीस्ट इंटरेस्टेड। अरे यार, और सुजय तुम्हारा तुम्हारा डमी है ना? नहीं, तुम्हारा कब है? तुम नहीं जा रहे? ओके, यस। तनीषा तुम लोग का कब है? फिर 28। और हिमानी तुम्हारा? 15 दिसंबर, सबका दिसंबर में ही। एसजे वाले तो पार्टी करते बहुत भयंकर। ये तुम्हारा फेयरवेल होगा, फिर आफ्टर पार्टी होगा, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर तुम्हारे दोस्त पागल होंगे, फिर बोलेंगे कि नहीं नहीं चलो मिलते हैं, फिर से पार्टी करते हैं। लास्ट ईयर भी बच्चे थे, 3-4 पार्टीज हुए थे उनके। ओके, इधर ध्यान दो। सो यहाँ पर जो है अगेन तुम इस वाले डायग्राम के थ्रू भी आगे बढ़ सकते हो। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? गॉसेस लॉ लगाएंगे अलोंग दिस सरफेस, ठीक। सो जिस सरफेस के अलोंग हम लोग गॉसेस लॉ लगा रहे हैं उसे हम लोग कहते थे गॉसियन सरफेस। प्रवित नहीं करो, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। सो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस E डॉट ds would be equal to the charge enclosed by epsilon naught. Again, when we are talking about an infinitely large sheet, इसके ऊपर जब हम लोग यहाँ पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अबाउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऑलराइट, या फिर चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या
हाँ हाँ, हर जगह हम लोग मैग्नीट्यूड के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। ई डॉट में, डॉट प्रोडक्ट में तुम्हारा क्या आ जाता है, तो मैग्नीट्यूड ही आते हैं, ठीक है। सो सिग्मा जो है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसी का मतलब हो जाता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर है? डायग्राम, हाँ ठीक है ठीक है, ये ले लो, नोट कर लो। हम्म, 25, ठीक है, डन। तुम्हारी इंग्लिश की अभी भी रहेगी, उसमें भी रिवीजन चल रहा है, रिवीजन में तो कम टाइम करना थोड़ा मुश्किल है, या फिर तुम लोग अगर और थोड़ा पॉसिबल है क्या तुम लोगों के लिए 6 बजे पहुंचना को, क्या आधा सब लोगों का तो एग्जाम्स चल रहे हैं। अगर सब लोगों का कॉमन टाइम निकल जाता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी का भी टाइम नहीं फंसना चाहिए, है ना। हाँ, अगर उस तरीके का कुछ भी हमारा सेटल हो सकता है। मेरा मेरा 8 to 11 इज ब्लॉक्ड, आई ऑलरेडी हैव बैचेस, है ना। तो या तो वो टाइम पॉसिबल हो सकता है, हाँ 8 to 11, मोस्ट प्रॉब्लम 11 के बाद ही, क्योंकि 8 तक आई एम एंगेज इन माई वर्क। मुझे सबके साथ बात करना पड़ेगा, है ना। हाँ, है ना। तो अगर उस तरीके का कोई भी कन्वीनियंट टाइम फॉर एवरीवन अगर निकल के आता तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज तो हमारा को इसी टाइम कंटिन्यू करना पड़ेगा। एनीवे सब लोग यहाँ पर ध्यान दो। अब ये तुम्हारा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज एनक्लोज क्या, अच्छा सो यहाँ पर अगेन हम लोग क्या करेंगे, इस सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 ओपन एरियाज में। ये तुम्हारा प्लेन सरफेस हो गया, ये दोनों प्लेन सरफेस और एक कर्व सरफेस। ऑलराइट, ये जो तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं कैपिटल ए कह दे रही हूँ। यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो हो गया तुम्हारा लेटर से ds1, यहाँ पर हो गया तुम्हारा ds2, और इधर हो गया तुम्हारा ds3, ठीक है। सो यहाँ पर अगेन इसको ओपन, 3 ओपन सरफेसेस में डिवाइड करें तो ये हो जा रहा है तुम्हारा E.ds1 प्लस E.ds2 प्लस E.ds3 इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड। इसको सॉल्व करेंगे, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पर तुम मेरे को ये बताओ कि कौन सा वाला तुम्हारा 0 जाएगा इस बार। वेरी वेरी गुड। ds3 वाला जो है एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो यहाँ पर ये वाला तुम्हारा यहाँ पर cos ऑफ 90 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों टर्म्स हमारे निकल के आएंगे, ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे। ds1 वाले पोर्शन रीजन में तुम देखो फील्ड और ds1 दोनों तुम्हारा सेम डायरेक्शन के अलॉन्ग है, एंड यहाँ पर भी तुम्हारा ds2 वाले रीजन में भी फील्ड और ds2 अगेन सेम डायरेक्शन के अलॉन्ग है। तो यहाँ पर तुम्हारा cos ऑफ 0 डिग्री रहेगा, तो फील्ड इंटू ds1 cos ऑफ 0 डिग्री इज 1। फील्ड जो है वो तुम्हारा यूनिफॉर्म है, इंटीग्रेशन के बाहर आया, और ये भी तुम्हारा ई तुम्हारा फील्ड के ये इंटीग्रेशन के बाहर आया, ds2 cos ऑफ 0 डिग्री इज 1। चार्ज एंड क्लोज के बारे में अब आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर जितना ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का, उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया के शीट को भी ये अपने विद इन एनक्लोज करा होगा कि नहीं, है ना। जिस तरीके से तुम्हारा कुकी कटर होता है, कुकी कटर में जो तो जब उसके मदद से तुम किसी भी डो को तुम कट करने का कोशिश कर रहे हो तो वो उतने ही एरिया को एनक्लोज कर रहा है ना जितना उसका क्रॉस सेक्शन है।
तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, मैं तुम्हारे को साइड भी बता रही हूँ। इस तरीके से जब तुम्हारा कोई कुकी कटर है तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतने ही एरिया ऑफ दो, मतलब कि उतने ही एरिया ऑफ शीट को वो अपने विद इन एनक्लोज कर रहा है, और मुझे खाली चार्ज एनक्लोज से ही मतलब है। ऑल राइट, सो यूनिट एरिया पे चार्ज अगर सिग्मा है तो ए एरिया पे चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। ऑल राइट, सो दिस वुड बी इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ ds2, इस पर आ जाते हैं। ds1 को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे एरियाज को इंटीग्रेट करेंगे तो ये मेरे को पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया मिल जाएगा। हाँ, मतलब कि इसको, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने a मान रखा है। एंड ds2 को भी जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे अगेन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मिल जाएगा, इसका भी टोटल एरिया इज कैपिटल A ओनली। सो ये हो गया तुम्हारा EA प्लस EA इज इक्वल टू सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पर से E आ गया तुम्हारा कितना, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। सो E आ गया तुम्हारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। या ये वाला फील्ड तुम्हारा इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द शीट। यहाँ पर तुम्हारा आर के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि जिस पॉइंट पर हम लोग फील्ड देख रहे हैं वो कितने दूरी पर है। ऑल राइट, सो यहाँ पर अगर तुम्हारे को ग्राफ बनाना रहे, हाँ जी, हाँ पानी ले आओ, बिल्कुल ले आओ। सो ये तुम्हारा फील्ड वर्सेस आर का अगर तुम्हारे को ग्राफ बनाना रहे इन केस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, तो इस केस में तुम्हारा फील्ड जो है वो एकदम यूनिफॉर्म रहेगा, आर के साथ ये वेरी कर ही नहीं रहा है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड तब आ रहा है जब चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली अलोंग वन फेस ऑफ द शीट। क्लियर है? तनीषा क्लियर है बेटा? ओके, ग्राफ वगैरह सारा नोट किया है? ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा आ जाता है फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल। खाली शेल ही तुम्हारे ये सिलेबस में है ना। सो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ऑल राइट, हाँ बिल्कुल, एक के वजह से कंट्रीब्यूशन सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, दूसरे वाले शीट की वजह से और एडिशनल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो दोनों की वजह से ऐड करेंगे। और हम लोग वैसे भी ना इसके वेरिएशंस हम लोग देखेंगे भी कि किस तरीके से इस डेरिवेशन के ऊपर बेस्ड सवाल आएगा। ऑल राइट, तो सबसे पहले डेरिवेशन को कवर अप कर लेते हैं। सो यहाँ पर जो है तुम्हारा सबसे पहला आ जाता है पॉइंट आउटसाइड द शेल। ठीक है, सो यहाँ पर तुम्हारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर नेट चार्ज जो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेड है वो तुम्हारा लेटर से कैपिटल Q है। एंड मुझे ऐसे पॉइंट पर फील्ड निकालना है जिसका सेंटर से दूरी जो है वो स्मॉल r है। तो गॉसेस लॉ यूज करेंगे, मतलब मुझे सिमेट्री चाहिए और एक क्लोज सरफेस चाहिए। क्लोज सरफेस तुम्हारा कैसा रहेगा? क्लोज सरफेस जो है वो तुम्हारा कॉन्सेंट्रिक रहेगा, यानी कि दोनों ये जो तुम्हारा गॉसियन सरफेस का जो सेंटर है और जो तुम्हारा जो गिवन सरफेस है उसका सेंटर जो है वो तुम्हारा सेम है। क्लियर है? ऐसे करने पर होगा क्या, किसी भी पॉइंट यहाँ पर से अगर तुम देखोगे सारे पॉइंट्स जो है वो एकदम सिमेट्रिकली प्लेस्ड है इस गॉसियन सरफेस पर। ठीक है, तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि हर एक पॉइंट पर फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो अलग अलग होगा लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, सो अब अगेन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds वुड बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये ऑरेंज वाला सरफेस जो है ये तुम्हारा गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। यहां पर अगर मैं कोई भी एरिया एलिमेंट ले लूं तो इसका भी एरिया वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा आउटवर्ड नॉर्मल ही होगा क्योंकि क्लोज सरफेस है। मेरा मजबूरी है कि मुझे आउटवर्ड नॉर्मल को ही अपना पॉजिटिव नॉर्मल मानना है। सो फील्ड का डायरेक्शन और ds वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा E ds cos ऑफ 0 डिग्री का इंटीग्रेशन। यहां पर जो तुम्हारा चार्ज एनक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस है वो क्या है, ये पूरे के पूरे स्फीयर जिसके ऊपर मैंने Q चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है
उस पूरे के पूरे स्फीयर को अपने अंदर बंद रखा है कि नहीं? तो यहाँ पर टोटल चार्ज ही तुम्हारा चार्ज एनक्लोज हो जाएगा। सो यहाँ पर टोटल चार्ज ही तुम्हारा चार्ज एनक्लोज हो गया। एनीवन एनी डाउट? cos 0 इज 1, फील्ड जो है हर एक पॉइंट पर मैग्नीट्यूड सेम है, तो E बाहर आएगा। क्लोज सॉरी, हाँ यहाँ पर तो क्लोज इंटीग्रेशन ही चल रहा है, इसको तो हमने ओपन नहीं करा है, तो यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन ही चल रहा है। Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। सो यहाँ पर से क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds दे देगा तुम्हारा 4 पाई। रेडियस क्या लेंगे? वेरी वेरी गुड, गॉसियन सरफेस का रेडियस लेंगे विच इज स्मॉल r। तो ये हो गया तुम्हारा स्मॉल r स्क्वायर। हम लोग गॉसियन सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो एरिया भी जो है मेरा गॉसियन सरफेस का आएगा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो E इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। सो फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर हमारे को क्या लग रहा है? ये जो तुम्हारा फील्ड आया है, इट इज सिमिलर टू अ फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर ये पॉइंट, ये जो तुम्हारा चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है इस केस में इस सरफेस के अलावा, अगर एक हम लोग क्या करते हैं इसके बदले में, सब लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, इसके बदले में अगर हम लोग क्या करते हैं, जितना चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है स्फीयर पे, उतने ही चार्ज को सेंटर पे सेट कर देते हैं और एक पॉइंट पी ले लिया, सच दैट सेंटर से दूरी जो है वो भी अभी भी आ रही है। तो इस पॉइंट पर जो तुम्हारा फील्ड है वो कितना आ जाता मैग्नीट्यूड वाइज? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर ही आता ना, है ना। तो ये फील्ड और फील्ड के एक्सप्रेशन को देख करके हमारे को समझ में नहीं आएगा कि ये फील्ड किसके वजह से आ रहा है। एक स्फीयर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, ना कि उतने ही मैग्नीट्यूड के चार्ज को सेंटर पे रख दिया। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारे से पूछा जा सकता है इसी डेरिवेशन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा इसमें आ जाता है एट अ पॉइंट इनसाइड द सरफेस। इनसाइड वाले के केस में भगवान के लिए डायग्राम बनाना, मैक्सिमम बच्चे डायग्राम को स्किप कर देते हैं, वो ऐसा काम नहीं करना है। दोनों पॉइंट्स के लिए तुम्हारे को डायग्राम को शो करना है। आईसीएसई वाले तो तुम लोग स्पेसिफिकली भूल जाओ, मार्क्स मिल रहा है ना। तो तुम्हारा क्या बहुत अच्छी बात है, तब तो चिल है। जब अगर ऐसे ही मार्क्स नहीं आ रहा है तब तो चिल मारो, जो मन में गाना लिख करके आ जाओ। ऐसे भी मार्क्स नहीं मिल रहा है, वैसे भी मार्क्स नहीं मिल रहा है। नहीं, वही तो मैं भी सच्ची में ही बात कर रही हूँ। जब मार्क्स मिलना ही नहीं है, जब तुम श्योर हो कि मार्क्स नहीं मिल रहा है, तो गाना लिख करके आ जाओ। क्यों पढ़ रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो? ओके, सो यहाँ पर अब हमारे को क्या करना है? अगेन सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाना है। अगेन हम लोग यहाँ पर अब बातें बन, ये सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बना रहे हैं। यहाँ पर तुम्हारा इस गॉसियन सरफेस में कोई भी चार्ज एनक्लोज है क्या? कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा शेल है, तो शेल के अंदर किसी भी तरीके का चार्ज एनक्लोज तो है नहीं। सो यहाँ पर अगेन क्या हो जाएगा? अगर हम लोग फील्ड को यूनिफॉर्म मानते तो इन दैट केस E इंटीग्रेशन ऑफ ds बचता, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज इस बार तुम्हारा 0 है, तो 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तुम्हारा 0 ही होगा। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds जो है वो तो तुम्हारे को सरफेस एरिया देगा विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो मजबूरन किसको 0 होना पड़ेगा? फील्ड को ही 0 होना पड़ेगा। तो फील्ड 0 कहाँ होता है? इनसाइड द सरफेस। सबसे कॉमनली जो ग्राफ पूछा जाता है एग्जाम में वो स्फेरिकल शेल का पूछा जाता है सबसे कॉमनली, E वर्सेस R का। स्फीयर के केस में क्या हो जा रहा है? इनसाइड द स्फीयर, इसके लिए मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ। इनसाइड द स्फीयर जो तुम्हारा फील्ड है वो 0 है ना। इनसाइड द स्फीयर तुम्हारा फील्ड जो है वो 0 है। कब तक? जब तक R तुम्हारा कैपिटल R ना हो जाए, सरफेस पर जब तक नहीं आ जा रहा है। तो E इनसाइड इज 0। आउटसाइड जो तुम्हारा फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। सो ये तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर की तरह वेरी कर रहा है। एग्जैक्टली सरफेस पर फील्ड कितना हो जाएगा? KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर, है ना। स्मॉल r के बदले में खाली कैपिटल R स्क्वायर पुट कर दिया, और यहाँ पर तुम्हारा E आउट जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर। सबसे कॉमन ग्राफ इस वाले में पूछा जाता है।
डन। तनीषा, हिमानी, क्लियर है? ओके। क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद सॉल्व करना है। बहुत बार तुम्हारा ग्राफ के बारे में लिखा हुआ रहता है, क्यों? बहुत बार तुम्हारे को ग्राफ के बारे में लिखा हुआ रहता है और उसको मिस कर। सर्द है, अचानक से कोल्ड, मैं घबरा गई कभी ऐसा। ओ हाँ ठीक है, इसको मैं बंद कर दूंगी। ओके, सो ये तुम्हारा वेरिएशन हो गया, ठीक है। अब देखो उल्टा ग्राफ, नहीं तो वो तुम्हारा फील्ड और पोटेंशियल वाले में तुम्हारा सेम ग्राफ में 2 रहेगा, वो आएगा नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ठीक है। इधर इधर यहाँ पर अब फटाफट करके हम लोग सवाल देख लेते हैं। ये जो तुम्हारा यूनिफॉर्मली चार्ज शीट का है, उस केस में कैसा कैसा रहता है। 2 शीट दे देगा, एक में बोल देगा प्लस सिग्मा है, ये दोनों इनफाइनाइटली लार्ज है, एक में बोल देगा माइनस सिग्मा है। 3 रीजन में पूछेगा तुम्हारे को फील्ड कितना कितना होगा। ये तुम्हारा फर्स्ट रीजन हो गया, ये तुम्हारा सेकंड रीजन हो गया, और ये तुम्हारा थर्ड रीजन हो गया। ऑलराइट, फर्स्ट रीजन में दोनों शीट्स की वजह से तुम फील्ड देखोगे। जो पॉजिटिवली चार्ज शीट है उसकी वजह से कैसा फील्ड रहेगा, धक्के वाला, रिपल्सिव। तो ये तुम्हारा E प्लस हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड वाइज कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो तुम्हारा नेगेटिव शीट है, इसके वजह से फील्ड कैसा होगा, अट्रैक्टिव। तो इसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन मैंने शो कर दिया। मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, ये भी तो तुम्हारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। तो दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0। सेकेंड रीजन में आ जाते हैं, पॉजिटिव की वजह से अगेन धक्के वाला फील्ड, एंड नेगेटिव की वजह से अट्रैक्टिव फील्ड। दोनों की वजह से फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना, मैग्नीट्यूड के केस में मैं नेगेटिव साइन शो नहीं कर रही हूँ। नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, वो डायरेक्शन को मैंने शो कर दिया। तो आई हैव टेकन इनटू अकाउंट दी नेगेटिव चार्ज, है ना। उसका कंट्रीब्यूशन किस चीज में है, डायरेक्शन को डिटरमिन कर रहा है, बाकी फिर मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। सो यहाँ पर फील्ड दोनों ही सेम डायरेक्शन के अलॉन्ग है, तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों फील्ड्स को हमने एड अप कर दिया। थर्ड रीजन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव की वजह से अगेन अट्रैक्टिव, पॉजिटिव की वजह से रिपल्सिव, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, एंड नेट फील्ड भी 0। ऑलराइट, इसका दूसरा वाला वेरिएशन क्या हो जाएगा, इसका जो तुम्हारा दूसरा वेरिएशन होगा, यस वेरी वेरी गुड, दोनों में या तो प्लस सिग्मा बोल देगा, दोनों में या तो माइनस सिग्मा बोल देगा। अगेन तुम्हारा एनालाइज तुम्हारे को सिमिलर तरीके से ही करना है। थोड़ा सा ऊपर, एक सेकंड रुक जाओ। यस, अगेन तुम्हारा रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। रीजन 1 में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की वजह से धक्का, दूसरा वाला पॉजिटिव शीट की वजह से भी अब धक्के वाला फील्ड। तो रीजन 1 में अब तुम्हारा नेट फील्ड आएगा, ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बीच में क्या हो जाएगा, इसकी वजह से धक्के वाला फील्ड, दूसरे वाले की वजह से भी धक्के वाला फील्ड, कैंसल आउट होगा, 0। थर्ड रीजन में अगेन दोनों की वजह से धक्का धक्का, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव के लिए भी रहेगा, तो अब एनालाइज कर लोगे, है ना सद्भव, वेट आउट बेटा, ठीक है। इसमें एक और वेरिएशन क्या आ जाएगा तुम्हारा, प्लस सिग्मा 1 और सिग्मा 2। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में तुम्हारे को बता देगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उस हिसाब से बता देगा, या फिर प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अगेन तुम्हारे को एनालाइज करना है, उसमें परफेक्ट कैंसिलेशन कहीं पर भी नहीं हो रहा होगा, ये तुम्हारे को ध्यान देना है। हाँ, तुम्हारे हर जगह एडअप होगा वो भी जरूरी नहीं है। एनालाइज इसी तरीके से करना है, तुम्हारे को तब देखना रहेगा कि सिग्मा 2 बड़ा है कि सिग्मा 1 बड़ा है, उस हिसाब से तुम्हारा फील्ड जो है, अगर सिग्मा 1 बड़ा है तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा, तो नेट फील्ड बड़े वाले फील्ड के अलॉन्ग रहेगा, है ना। उस तरीके के सवाल भी रहेंगे, ठीक है। सो ये तुम्हारा वेरिएशन हो गया। इसके अलावा गॉसेस लॉ का तुम्हारा क्यूब वाला जो वेरिएशन रहता है, वो फिर मैं तुम्हारे को नेक्स्ट क्लास में करवाती हूँ, है ना। तुम्हारा इंग्लिश का वैसे क्या टाइमिंग रहता है, 7 हो जाता है, ठीक है ठीक है ना। तुम्हारा क्या ऑफलाइन रहता है,
ओके, तुम्हारा ट्यूसडे एंड थर्सडे रहता है ना टिशा? ट्यूसडे एंड थर्सडे क्या? अच्छा, वो कभी भी कर देते हैं। ओके, ठीक है, डन। ओके।